हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MPS 3 इंडिया डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 1, एग्जामिन द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी इन इंडिया। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें देखना है कि एग्जीक्यूटिव सरकार और जुडिशरी न्यायपालिका के बीच का संबंध कैसा है। मतलब इन दोनों के बीच कोऑपरेशन और कॉन्फ्लिक्ट कैसे होता है, सेपरेशन ऑफ पावर्स का क्या रोल है और कैसे जुडिशरी एग्जीक्यूटिव को चेक करती है। आंसर। इंट्रोडक्शन। एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी दोनों ही इंडियन डेमोक्रेसी के इंपॉर्टेंट पिलर्स है। एग्जीक्यूटिव कानून को इम्प्लीमेंट करती है और जुडिशरी उन्हें इंटरप्रेट करके कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करती है। कॉन्स्टिट्यूशन ने एक तरह का सेपरेशन ऑफ पावर्स विद चेक्स एंड बैलेंसेस प्रोवाइड किया है, लेकिन प्रैक्टिकली इनके रिलेशंस कभी स्मूथ होते हैं, कभी टेंशन वाले। यह रिलेशन समझना जरूरी है क्योंकि यही डेमोक्रेसी के हेल्दी फंक्शनिंग को दिखाता है। मेन बॉडी। 1. कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क और सेपरेशन ऑफ पावर्स। इंडिया में यूएस जैसे रिजिड सेपरेशन नहीं है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने हर ऑर्गन को अपनी ऑटोनॉमी दी है। आर्टिकल्स 50, 121 और 211 जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव के इन्फ्लुएंस से बचते हैं। जजेस की अपॉइंटमेंट टेक्निकली एग्जीक्यूटिव करती है, लेकिन कलीजियम सिस्टम ने जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को सिक्योर कर दिया है। मतलब दोनों ऑर्गन्स एक दूसरे पे डिपेंड भी हैं और अपनी ऑटोनॉमी भी मेंटेन करते हैं। 2. जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल एक्टिविज्म। जुडिशरी का सबसे बड़ा वेपन है जुडिशियल रिव्यू, जिसमें वो एग्जीक्यूटिव के एक्शंस की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी चेक करती है। इंपॉर्टेंट केसेस। केशवानंदा भारती 1973। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन दिया, एग्जीक्यूटिव पावर लिमिट की। इंदिरा गांधी वर्सेस राज नरेन 1975। इमरजेंसी के दौरान एग्जीक्यूटिव के अगेंस्ट जजमेंट दिया। पिल्स और जुडिशियल एक्टिविज्म ने जुडिशरी को और पावरफुल बनाया, जैसे विशाखा केस 1997, जिसमें वर्कप्लेस सेक्सुअल हरासमेंट के रूल्स दिए गए। लेकिन इस वजह से कभी कभी एग्जीक्यूटिव अक्यूज करता है कि जुडिशरी ओवररीच कर रही है। 3. एग्जीक्यूटिव सुप्रीमेसी vs जुडिशियल इंडिपेंडेंस। कभी एग्जीक्यूटिव ने अपना डोमिनेंस दिखाने की कोशिश की। इमरजेंसी के दौरान जुडिशरी को वीक कर दिया गया। NJAC एक्ट 2014 से अपॉइंटमेंट्स में एग्जीक्यूटिव का रोल बढ़ाने की कोशिश हुई, पर SC ने 2015 में इससे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। जुडिशरी बार बार अपनी इंडिपेंडेंस को असर्ट करती है और कहती है कि बिना इसके डेमोक्रेसी सर्वाइव नहीं कर सकती। 4. कोऑपरेशन और बैलेंस इन गवर्नेंस। कॉन्फ्लिक्ट्स के बावजूद कोऑपरेशन भी होता है। जुडिशरी के जजमेंट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए एग्जीक्यूटिव की जरूरत होती है। एग्जीक्यूटिव भी मेजर रिफॉर्म्स के लिए जुडिशरी की अप्रूवल चाहता है। एग्जाम्पल, कोविड-19 के टाइम जुडिशरी ने एग्जीक्यूटिव के डिसीजंस को क्वेश्चन भी किया, लेकिन कुछ एरियाज में सपोर्ट भी दिया। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, जेंडर जस्टिस और डिजिटल राइट्स जैसे इश्यूज पर दोनों ऑर्गन्स का कोलैबोरेशन डेमोक्रेसी को स्ट्रांग बनाता है। कंक्लूजन। एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के रिलेशंस इंडिया में एक बैलेंस ऑफ पावर है, जिसमें कोऑपरेशन भी है और कॉन्फ्लिक्ट्स भी। जब एग्जीक्यूटिव अपनी पावर मिसयूज करता है तो जुडिशरी उससे चेक करती है, और जब जुडिशरी ओवररीच करती है तो एग्जीक्यूटिव रिएक्ट करता है। दोनों ऑर्गन्स का ये बैलेंस डेमोक्रेसी को अकाउंटेबल और स्ट्रांग बनाता है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 2, ब्रीफली एक्सप्लेन द एवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें समझना है कि इंडिपेंडेंस के बाद से इंडिया में पॉलिटिकल डेमोक्रेसी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे डेवलप हुए। हमें डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, पॉलिसीज और इकोनॉमिक ग्रोथ के फेजेस को एक्सप्लेन करना है, शुरुआत से लेकर आज तक के कॉन्टेक्स्ट में। आंसर। इंट्रोडक्शन। इंडिया में पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का मतलब है पार्लियामेंट का काम, फ्री इलेक्शंस, रूल ऑफ लॉ और लोगों के राइट्स का प्रोटेक्शन। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब है एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज और लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड में सुधार।
1947 के बाद इंडिया ने डेमोक्रेटिक सिस्टम अडॉप्ट किया और साथ हाई प्लान्ड इकोनॉमिक ग्रोथ का मॉडल लिया। डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट एक साथ चलती रही, लेकिन चैलेंजेस भी आए जैसे पॉवर्टी और इनइक्वालिटी। अब हम इन दोनों के इवोल्यूशन को डिफरेंट फेजेस में समझेंगे। मेन बॉडी। 1. डेमोक्रेसी की शुरुआत और अर्ली डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी। 1947 टू 1960। 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ जिसमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज, फंडामेंटल राइट्स और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ। ये एक बोल्ड स्टेप था क्योंकि कई नए इंडिपेंडेंट देश रिस्ट्रिक्टेड वोटिंग रख रहे थे। जवाहरलाल नेहरू के लीडरशिप में डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रांग बनाया गया और 5 ईयर प्लान्स के थ्रू प्लान डेवलपमेंट स्टार्ट किया गया। स्टेट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग और एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स फोकस में थे। पॉवर्टी के बावजूद डेमोक्रेसी सर्वाइव हुई क्योंकि लोगों का पार्टिसिपेशन, फ्री प्रेस और इलेक्शन कमीशन स्ट्रांग थे। 2. डेमोक्रेटिक डीपनिंग और इकोनॉमिक चैलेंजेस। 1970 टू 1980। 1970 में डेमोक्रेसी को एक बड़ा चैलेंज आया जब इमरजेंसी 1975 टू 77 डिक्लेयर हुई और सिविल लिबर्टीज रिस्ट्रिक्ट हो गई। लेकिन 1977 के बाद डेमोक्रेसी का रिवाइवल ने लोगों का ट्रस्ट और स्ट्रांग कर दिया। इकोनॉमी में ग्रोथ बहुत स्लो थी, जिसे हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहा जाता था। ग्रीन रेवोल्यूशन ने एग्रीकल्चर को ट्रांसफॉर्म किया और फूड सिक्योरिटी को एश्योर किया, खासकर पंजाब और हरियाणा में। सोशल जस्टिस पॉलिसीज, रिजर्वेशंस और मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स की इंक्लूजन ने डेमोक्रेसी को और डीपन किया। 3. लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का दौर। 1991 के बाद। 1991 में इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद रिफॉर्म्स आए। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी मॉडल। ग्रोथ एक्सेलरेट हुई, सर्विस सेक्टर बूम हुआ और इंडिया ग्लोबल इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट हो गया। पॉलिटिकल लेवल पर कोalition गवर्नमेंट्स कॉमन हो गई, जो डेमोक्रेसी की मैच्योरिटी और रीजनल पार्टीज के रोल को दिखाती है। राइट्स बेस्ड लॉज जैसे आरटीआई, आरटीई और एमजी नरेगा ने डेमोक्रेसी को लोगों के और करीब लाया। 4. आज का फेज। डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट। रीसेंट डेकेड्स में वोटर टर्नआउट बढ़ा है, विमेन, यूथ और मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स का रोल भी ज्यादा हुआ है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के थ्रू इंडिया वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक है, खासकर आईटी और डिजिटल सेक्टर में। लेकिन चैलेंजेस भी है, रीजनल डिस्पैरिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, इनइक्वालिटी और एनवायरनमेंट इश्यूज। डिबेट यह है कि डेमोक्रेसी डिसीजन मेकिंग स्लो करती है या फिर इंक्लूसिव और सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए जरूरी है। कंक्लूजन। इंडिया की डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट की कहानी रेजिलियंस और एडेप्टेशन की कहानी है। एक पूर और डाइवर्स सोसाइटी में डेमोक्रेसी को सर्वाइव करना और साथ हाई ग्रोथ डिलीवर करना एक यूनिक अचीवमेंट है। स्टेट लेड प्लानिंग से लेकर लिबरलाइजेशन और ऐप डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन तक इंडिया ने दोनों को बैलेंस किया है। लेकिन फ्यूचर में चैलेंज यह है कि ग्रोथ को इंक्लूसिव बनाया जाए और डेमोक्रेसी पार्टिसिपेटरी और अकाउंटेबल बनी रहे। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 3. Critically examine the nature of caste and inequalities in India. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें समझना है कि कास्ट सिस्टम ने भारत में इनइक्वालिटी को कैसे शेप किया है। हमें इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, सोशल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट और पॉलिटिकल इंटरवेंशंस एक्सप्लेन करने हैं। क्रिटिकली एग्जामिन का मतलब है कि हमें सिर्फ नेगेटिव्स नहीं, बल्कि रिफॉर्म्स और नए चेंजेस भी कवर करने हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। कास्ट सिस्टम इंडियन सोसाइटी की एक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर रही है, जिसमें लोगों की सोशल पोजीशन और अपॉर्चुनिटीज कास्ट के बेसिस पर डिसाइड होती थी। ये सिस्टम पुराने समय से चला आ रहा है और इसने सोसाइटी में बड़ी इनइक्वालिटी क्रिएट की। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद कॉन्स्टिट्यूशन, अफर्मेटिव एक्शन और सोशल मूवमेंट्स ने इसको चैलेंज किया। इस आंसर में हम कास्ट और इनइक्वालिटी का नेचर और उसके नए फॉर्म्स को समझेंगे। मेन बॉडी। 1. हिस्टोरिकल रूट्स ऑफ कास्ट एंड इनइक्वालिटी। वर्ण सिस्टम से कास्ट का ओरिजिन माना जाता है, जिसमें सोसाइटी को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में डिवाइड किया गया। डालट्स को इसके बाहर रखा गया और उन्हें सबसे ज्यादा ऑपरेशन फेस करना पड़ा। समय के साथ कास्ट रिजिड होती गई और मैरिज, ऑक्यूपेशन और प्योरिटी पॉल्यूशन के रूल्स ने इनइक्वालिटी को परमानेंट कर दिया। अपर कास्ट्स को प्रिविलेजेस माइल, जबकि लोअर कास्ट्स एजुकेशन, प्रॉपर्टी और डिग्निटी से वंचित रहे। 2. सोशल एंड इकोनॉमिक डायमेंशंस ऑफ कास्ट इनइक्वालिटी। सोशल डायमेंशन।
कास्ट ने रोज के जीवन को कंट्रोल किया, जैसे किसके साथ खाना खाना है या मंदिर में एंट्री मिलेगी या नहीं। डालट्स को अनटचेबिलिटी और सेग्रीगेशन का सामना करना पड़ा। इकोनॉमिक डायमेंशन, लैंड और रिसोर्सेस ZYA डिटार अपर कास्ट के पास द और डालट्स लैंडलेस लेबर बन गए। एजुकेशन का एक्सेस लिमिटेड था, जिसने बैकवर्डनेस को और स्ट्रांग किया। आज भी डाटा दिखाता है कि SC और ST में पॉवर्टी रेट्स हाई है। 3. पॉलिटिकल एंड लीगल इंटरवेंशंस। कॉन्स्टिट्यूशन ने अनटचेबिलिटी को बैन किया, आर्टिकल 17, और इक्वालिटी गारंटी की, आर्टिकल 14। रिजर्वेशन सिस्टम, एजुकेशन, जॉब्स और पॉलिटिक्स में SC, ST, OBC के लिए कोटा दिया गया। अट्रॉसिटीज एक्ट जैसे कानून बनाए गए जिससे वल्नरेबल ग्रुप्स को प्रोटेक्शन मिल। 1990 के बाद मंडल कमीशन इम्प्लीमेंटेशन ने बैकवर्ड कास्ट पॉलिटिक्स को स्ट्रांग बनाया। 4. चेंजिंग नेचर एंड कंटेम्पररी डिबेट्स। सोशल मूवमेंट्स, अंबेडकर, कांशी राम और BSP जैसे लीडर्स ने कास्ट को ऑपरेशन से लेकर असर्शन का टूल बनाया। अर्बनाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, शहरों में कास्ट का इम्पैक्ट कुछ कम है, लेकिन मैरिज और पॉलिटिक्स में अभी भी स्ट्रांग है। नए इनइक्वालिटीज, आज भी कास्ट बेस्ड वायलेंस और डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट करता है, खासकर रूरल एरियाज में। क्रिटिकल व्यू, रिजर्वेशन से इंप्रूवमेंट आया है, पर क्रीमी लेयर इश्यू के वजह से सबसे गरीब लोग अभी भी मार्जिनलाइज्ड है। कंक्लूजन, कास्ट सिस्टम भारत में इनइक्वालिटी का एक बड़ी वजह रही है। कॉन्स्टिट्यूशन और सोशल रिफॉर्म्स ने इसका इफेक्ट कम किया है, पर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन आज भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। साथ ही कास्ट पॉलिटिक्स के थ्रू बैकवर्ड क्लासेस ने अपना एम्पावरमेंट भी दिखाया है। आज कास्ट एक चैलेंज भी है और एक डेमोक्रेटिक असर्शन का सोर्स भी। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 4. Discuss the role of bureaucracy in its relations with executive and legislature. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें समझना है कि ब्यूरोक्रेसी का एग्जीक्यूटिव, जो पॉलिसीज बनाता है, और लेजिस्लेचर, जो लॉज बनाती है और अकाउंटेबिलिटी रखती है, के साथ क्या रिलेशन है। हमें कोऑपरेशन, कॉन्फ्लिक्ट और अकाउंटेबिलिटी के एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। ब्यूरोक्रेसी का मतलब है परमानेंट सिविल सर्विस, जो गवर्नमेंट की मशीनरी को चलाती है। एग्जीक्यूटिव मतलब पॉलिटिकल लीडरशिप और लेजिस्लेचर मतलब लॉ मेकिंग बॉडी। इंडिया में ब्यूरोक्रेसी को स्टील फ्रेम कहा जाता है क्योंकि ये पॉलिसी इंप्लीमेंट करने, एग्जीक्यूटिव को एडवाइस करने और लेजिस्लेचर के डिसीजंस को एग्जीक्यूट करने में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्स वेबर ने ब्यूरोक्रेसी को रूल बेस्ड और हायरार्किकल सिस्टम बताया था। मेन बॉडी। 1. ब्यूरोक्रेसी और एग्जीक्यूटिव के रिलेशंस। पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। ब्यूरोक्रेट्स एग्जीक्यूटिव की बनाई पॉलिसीज को ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट करते हैं। एडवाइजरी रोल। सीनियर ऑफिसर्स मिनिस्टर्स को पॉलिसी के प्रोज एंड कॉन्स समझाते हैं। जैसे 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में ब्यूरोक्रेट्स ने बड़ी रोल प्ले की थी। पॉलिटिकल कंट्रोल। एग्जीक्यूटिव इलेक्टेड होता है, इसलिए वो ब्यूरोक्रेसी से लॉयल्टी एक्सपेक्ट करता है। कभी कभी कन्फ्लिक्ट्स होते हैं जब ऑफिसर्स न्यूट्रलिटी मेंटेन करते हैं। अकाउंटेबिलिटी। प्रमोशंस, ट्रांसफर्स और पोस्टिंग्स के थ्रू एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करता है। 2. ब्यूरोक्रेसी और लेजिस्लेचर के रिलेशंस। लॉ मेकिंग में हेल्प। ब्यूरोक्रेट्स बिल्स ड्राफ्ट करने, रिपोर्ट्स बनाने और कमिटीज को सपोर्ट करते हैं। आंसरेबिलिटी। लेजिस्लेचर के पब्लिक अकाउंट्स कमिटी (PAC) और स्टैंडिंग कमिटीज ऑफिसर्स को डायरेक्टली क्वेश्चन करते हैं। चेक्स एंड बैलेंसेस। पार्लियामेंट ब्यूरोक्रेट से रिपोर्ट्स मांग सकता है, बजट स्क्रूटनाइज कर सकता है। एग्जाम्पल। CAG रिपोर्ट्स को PAC एग्जामिन करती है, जिससे ब्यूरोक्रेसी फाइनेंशियल मैटर्स में अकाउंटेबल बनती है। 3. कोऑपरेशन और कॉन्फ्लिक्ट। कोऑपरेशन। एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन देता है, ब्यूरोक्रेसी इंप्लीमेंट करती है, और लेजिस्लेचर मॉनिटर करती है। कॉन्फ्लिक्ट विद एग्जीक्यूटिव। जब ऑफिसर्स रूल्स फॉलो करते हैं और मिनिस्टर्स पॉलिटिकल प्रेशर डालते हैं, टैप क्लैशेस होते हैं। एग्जाम्पल। ट्रांसफर पोस्टिंग का मिसयूज। कॉन्फ्लिक्ट विद लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट सेशंस में ब्यूरोक्रेट्स पर इनएफिशिएंसी और करप्शन के एक्यूजेशंस लगते हैं। फिर भी ब्यूरोक्रेसी न्यूट्रल रहकर फैक्ट्स प्रोवाइड करती है। चेंजिंग रोल। लिबरलाइजेशन और NPM के बाद ब्यूरोक्रेसी को मल्टीपल स्टेक होल्डर्स के साथ डील करना पड़ता है। 4. कंटेम्पररी चैलेंजेस। पॉलिटिसाइजेशन। रूलिंग पार्टी का ब्यूरोक्रेसी पर ज्यादा कंट्रोल न्यूट्रलिटी को वीकन करता है। जुडिशियल इंटरवेंशन।
कोर्ट्स ट्रांसफर पोस्टिंग इश्यूज में इंटरफेयर करती है, जिससे एग्जीक्यूटिव का कंट्रोल कम हो जाता है। रिफॉर्म्स। आरटीआई और सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए लाए गए। एग्जाम्पल, एमजी नरेगा जैसे स्कीम्स में ब्यूरोक्रेसी ग्राउंड पे इंप्लीमेंट करती है और पार्लियामेंट के कमिटीज उसको मॉनिटर करती है। कंक्लूजन। ब्यूरोक्रेसी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच एक ब्रिज का काम करती है। एग्जीक्यूटिव लीडरशिप देता है, लेजिस्लेचर ओवरसाइट करती है और ब्यूरोक्रेसी इंप्लीमेंटेशन और कंटिन्यूटी मेंटेन करती है। पॉलिटिसाइजेशन और अकाउंटेबिलिटी इश्यूज होने के बावजूद ब्यूरोक्रेसी इंडिया के डेमोक्रेसी के लिए इंडिस्पेंसेबल है। गवर्नेंस के लिए बैलेंस्ड रिलेशन और चेक्स एंड बैलेंसेस होना बहुत जरूरी है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 5. Discuss the changing notions of civil society and critically analyze the role of new social movements. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें यह समझना है कि सिविल सोसाइटी का कॉन्सेप्ट समय के साथ कैसे चेंज हुआ है। साथ ही हमें न्यू सोशल मूवमेंट्स का रोल एनालाइज करना है, जो डेमोक्रेसी और सोसाइटी को शेप करते हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। सिविल सोसाइटी उन ऑर्गेनाइजेशंस, ग्रुप्स और एसोसिएशंस को कहते हैं जो स्टेट और मार्केट के बाहर होते हैं और लोगों की आवाज उठाते हैं। पहले सिविल सोसाइटी ज्यादातर एलीट्स और प्रोफेशनल ग्रुप्स तक लिमिटेड थी, लेकिन आज ये मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज और ग्रासरूट्स तक पहुंचा है। न्यू सोशल मूवमेंट्स (एनएसएम) पुराने क्लास बेस्ड मूवमेंट्स से अलग होते हैं। यह आइडेंटिटी, जेंडर, एनवायरनमेंट और ह्यूमन राइट्स पर फोकस करते हैं। इस आंसर में हम सिविल सोसाइटी के इवोल्यूशन को समझेंगे और एनएसएम के रोल को क्रिटिकली एनालाइज करेंगे। मेन बॉडी। 1. सिविल सोसाइटी का एवोल्यूशन, ट्रेडिशनल से कंटेम्पररी। क्लासिकल व्यू। शुरू में सिविल सोसाइटी को एनजीओएस और एसोसिएशंस के रूप में देखा जाता था जो स्टेट के पैरेलल काम करते हैं। हेगेल और ग्राम्सियाई जैसे थिंकर्स ने इसे स्टेट के काउंटर बैलेंस के रूप में समझाया। इंडिपेंडेंट इंडिया। शुरुआत में सिविल सोसाइटी ट्रेड यूनियंस, फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशंस और कास्ट बेस्ड एसोसिएशंस तक लिमिटेड थी। फोकस था इकोनॉमिक और डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस पर। 1990 के बाद एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद सिविल सोसाइटी डाइवर्स हो गई। विमेंस ग्रुप्स, एनवायरनमेंटल एनजीओएस, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस और डिजिटल मूवमेंट्स भी इसमें शामिल हुए। एग्जाम्पल, चिपको मूवमेंट ने सिविल सोसाइटी को एक नए पर्सपेक्टिव से डिफाइन किया। 2. न्यू सोशल मूवमेंट्स (एनएसएम) की फीचर्स। इशू बेस्ड। पुराने क्लास स्ट्रगल के बजाय एनएसएम स्पेसिफिक इश्यूज पर फोकस करते हैं, जैसे जेंडर, इक्वालिटी और राइट्स। डिसेंट्रलाइज्ड। इनमें ग्रासरूट्स पार्टिसिपेशन ज्यादा होती है और लीडरशिप डिस्पर्स्ड होती है। आइडेंटिटी और राइट्स। दलित्स, विमेन, LGBTQ+, ट्राइबल्स के इश्यूज को हाईलाइट करते हैं। टेक्नोलॉजी का यूज। सोशल मीडिया इनका एक बड़ा टूल है। एग्जाम्पल, नर्मदा बचाओ आंदोलन और इंडिया अगेंस्ट करप्शन 2011 ने मासेस को मोबिलाइज किया। 3. डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करने में एनएसएम का रोल। इंक्लूसिव डेमोक्रेसी। एनएसएम मार्जिनलाइज्ड वॉइसेस को स्पेस देते हैं। पॉलिसी चेंज। आरटीआई एक्ट जैसे कानून ग्रासरूट्स एक्टिविज्म की वजह से बने। अवेयरनेस क्रिएशन। इन्होंने एनवायरनमेंट, जेंडर इक्वालिटी और राइट्स के लिए अवेयरनेस क्रिएट किया। ग्लोबल कनेक्शंस। एनएसएम काफी बार इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कोलैबोरेट करते हैं। एग्जाम्पल, एनवायरनमेंटल मूवमेंट्स ने यूएन और इंटरनेशनल एनजीओ के साथ काम करके अपना इम्पैक्ट बढ़ाया। 4. क्रिटिसिज्म और चैलेंजेस। फ्रैगमेंटेशन। ज्यादा इश्यू बेस्ड होने की वजह से एक कलेक्टिव स्ट्रेंथ नहीं बन पाती। अर्बन बायस। काफी मूवमेंट्स अर्बन मिडिल क्लास डोमिनेट करते हैं। स्टेट को-ऑप्टेशन। कभी कभी गवर्नमेंट एनजीओ या मूवमेंट्स को ऑप्ट कर लेती है। अकाउंटेबिलिटी इश्यूज। एनजीओ इलेक्टेड नहीं होते, इसलिए उनकी लेजिटिमेसी पर सवाल उठता है। एग्जाम्पल, कुछ क्रिटिक्स कहते हैं कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन ने इंस्टीट्यूशनल पॉलिटिक्स को वीक किया। कंक्लूजन। सिविल सोसाइटी अब एक इंक्लूसिव और डायनामिक स्पेस बन चुकी है जो मार्जिनलाइज्ड लोगों की आवाज उठाती है। न्यू सोशल मूवमेंट्स ने डेमोक्रेसी को डीपन किया है और नए इश्यूज को सामने लाया है। हाँ, अकाउंटेबिलिटी और फ्रैगमेंटेशन के इश्यूज भी हैं, लेकिन ओवरऑल यह इंडियन डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है।
जरूर चेक करें। थैंक यू।